वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट एट तैयारी 360 आईएएस। आप सभी का तैयारी 360 आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सौरभ। आज हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, दैट इज ऑफ 10th ऑफ अप्रैल 2024, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एंड जेंडर्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये दो इश्यूज और आर्टिकल्स बेसिकली हम इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट मॉनसून प्रेडिक्शंस 2024, पीटर हिग्स गॉड पार्टिकल एंड आईपीईएफ, that is Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity from prelims specific point of view. So आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा न्यूज में है सिंस द सुप्रीम कोर्ट गेव द लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आया है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पिछले 4 से 5 सालों में, स्पेसिफिकली लास्ट इलेक्शंस में भी बहुत बड़ा एक मुद्दा थे और आज भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है हमारे अभी जो इलेक्शन साइकिल चल रहा है उसमें भी और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो इंटीग्रिटी है, जो एथिक्स है पॉलिटी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कमेंट्रीज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स हर दूसरे या तीसरे दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई कैन बी वेरी assured of this thing that this time, this यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि जून में होने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं आता तो आप ये मान के चलिए इलेक्टोरल फंडिंग के ऊपर जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेंटली एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। 2017-18 की यूनियन बजट में इनको लाया गया था बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली साहब। उन्होंने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था। जो ऑब्जेक्टिव था उस वक्त जो बताया गया वो ये कि इलेक्टोरल फंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा होती जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको डोनेशन देना भी होता है। मोस्टली वो पार्टीज को कैश के फॉर्मेट में पैसे देते हैं। नाउ इंडिया इज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जहां हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं मोस्टली, और इलेक्शंस की एक क्रेडिबिलिटी है। Now, these political parties basically are divided on the basis of their ideology, their vision, their policies, their programs. और ये पॉलिटिकल पार्टीज हर 5 साल में, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो, अपने एजेंडा को लेके लोगों के पास जाते हैं। लोग, द इंडियन पीपल आर द सोवरन पीपल, वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले 5 साल भारत भाग्य विधाता कौन होगा, किसके हाथ में सरकार जाएगी। Now, for a democracy like India, free and fair elections are the cornerstone for the credibility of the system. तो free and fair elections बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इलेक्शंस फ्री होने चाहिए एंड फेयर होने चाहिए। इंडिया में, इंडिया एक रिपब्लिक है, सो ऑल ऑफिसेज आर ओपन टू एवरीबडी। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ऑब्वियसली देयर आर क्वालिफिकेशन एज का, सिटीजनशिप का, जो कि होता है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के इलेक्शंस के लिए। अदरवाइज एवरीबडी कैन फाइट द इलेक्शंस। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास लेकिन होनी चाहिए। और मनी इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हियर। मनी डिटरमाइन दीज डेज कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कैंडिडेट्स के पास कि लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल नहीं है। नाउ आप सभी जानते हैं कि कैसे इंडिया में जो पॉलिटिक्स है उसका क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, और लोकल जो पॉलिटिक्स है स्पेसिफिकली उसका ब्लैक इकोनॉमी से बहुत ज्यादा लिंकेज है। ब्लैक इकोनॉमी जहां इलीगल जो प्रोसीड्स हैं, चाहे वो क्राइम हो, इलीगल एक्टिविटी है, उसका पैसा पॉलिटिक्स के अंदर लगाया जाता है। इसको टैकल करने के लिए, फॉर्मलाइज करने के लिए, जो कि एक लार्जर ट्रेंड है इंडियन इकोनॉमी का, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि फॉर्मलाइज किया जाए इकोनॉमी को। तो उसी कड़ी में ये एक स्टेप लिया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया जाए और जो कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो एक फॉर्मल वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक रिकॉर्डेड वे में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सके। Now, according to electoral bond scheme, electoral bond is a bond issued in the nature of promissory note. Promissory note क्या होता है? एक बेसिकली इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बायर या पेई का नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू मेक 10 crore rupees डोनेशन, इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और मैंने प्रोमिसरी नोट, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो लिया, तो मेरा नाम कहीं पे भी उस नोट में दर्ज नहीं होगा। और जो
होल्डर होगा इंस्ट्रूमेंट का, जो पॉलिटिकल पार्टी को मैंने दिया है, दैट विल बी इट्स ओनर। सो मेरा नाम कहीं नहीं होगा, तो एक तरीके से एनोनिमिटी यहाँ पे जो बायर है या जो पेई है, जो डोनेशन दे रहा है, उसको मिल जाती है। नाउ द स्कीम which was notified in January 2018 allows individuals who are citizens of India and domestic companies basically to donate these bonds। तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप चाहते हैं उनको आप बॉन्ड खरीद सकते थे बिफोर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑब्वियसली, और विद इन 15 डेज उसको रिडीम करना होता था। आप सिंगल और जॉइंटली भी इंडिविजुअल्स के साथ आप भी बॉन्ड खरीद सकते थे। कोई लिमिट नहीं थी कि कोई पर्सन या कॉर्पोरेट एंटिटी कितने बॉन्ड्स खरीद सकता है। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट इशू था। नाउ अगर आपने जो पार्टी है जिनको बॉन्ड दिया गया है, अगर उन्होंने इसको रिडीम नहीं कराया विद इन 15 डेज, तो भाई ये पैसा जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा एंड सो फोर। 146 बॉन्ड्स ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपीस जो है पीएमआरएफ में इस तरह से डिपॉजिट हो गए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इन कैश नहीं कराया। एसबीआई एक विंडो लाता था हर साल में, जनरली 3 विंडोज लाई जाती थी जिसमें वो नोटिफाई करते थे डोनर्स को कि आप भाई बॉन्ड्स खरीद सकते हैं एट ए डेजिग्नेटेड ब्रांच। तो एसबीआई एकमात्र ऐसा बैंक था जिसको ऑथराइजेशन दिया गया था। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अगर आप की फीचर्स की बात करें इस स्कीम की, इसके ऊपर अटेंशन दीजिए, इसके ऊपर सवाल हो सकता है। तो डोनर एलिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है जो लोग जो पैसा डोनेट कर सकते हैं? Basically, who is a citizen of India or incorporated or established in India. This is important. A person being individual can buy electoral bonds either singly or jointly. Every donor has to provide KYC, know your customer details, to the respective to purchase the electoral bonds with the donor name will be kept confidential. तो एक तरीके से फॉरेन फंडिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में अलाउ कर दिया गया है, कंपनीज जो कि इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड है। रिसीवर, ऐसे कौन सी पार्टीज हैं जो रिसीव कर सकती हैं? अंडर सेक्शन 29 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड है विच सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं या फिर जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, वो रिसीव कर सकते थे। अथोराइज बैंक मैंने आपको बताया कि सिर्फ एसबीआई है। एक बैंक अकाउंट दिया जाएगा विद अथोराइज बैंक जिसमें आप इसको इनकैश कर सकते हो। एसबीआई को सिर्फ ये पावर एक तरीके से दी गई और वैलिडिटी जो होगी 15 डेज की रखी गई। आप अगर इनकैश नहीं करते तो ये पैसा प्रधानमंत्री जो फंड है, रिलीफ फंड है, उसमें चला जाएगा। ये की फीचर्स से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 की। नाउ बिफोर आई जंप इनटू कि व्हाई दिस इज सिंपली इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट वाज आर्बिट्रेरी, अगर आप देखें तो ये स्कीम प्राइमरली लाई गई थी फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन फिर भी इसको काफी अपोज किया गया और ये कहा गया कि आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें सबसे पहले किया ये गया कि जब फाइनेंस एक्ट में इसको लाया गया 2017-18 के, तो 3 एक्ट्स में मॉडिफिकेशन किया गया। सबसे पहला जो एक्ट मॉडिफाई किया गया वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं उनको इसको लिस्ट करना होता है। तो इसको अमेंड किया गया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत नहीं है कि वो अपने डोनेशंस को, ये जो कंट्रीब्यूशन उनको मिले हैं उसको वो लिस्ट करें, सार्वजनिक करें। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट आईटी एक्ट 1961 को अमेंड किया गया, जिसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पैसा मिलता है उनको, जो भी खर्चा कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में डिपार्टमेंट के पास जमा कराएं। इसको भी अमेंड कर दिया गया। और तीसरा जो कानून अमेंड किया गया था वो था कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कंपनीज को भी अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता था कि उनको, उन्होंने कितना डोनेशन दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये रिक्वायरमेंट भी एक तरीके से हटा ली गई यहाँ पे। कंपनीज एक्ट 2013 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, उसमें भी ये चेंजेस किए गए। अभी सब कुछ किया गया एज ए फॉर्म ऑफ मनी बिल। मनी बिल के बारे में आई होप ऑल ऑफ यू नो कि मनी बिल में लोकसभा के पास डिस्प्रपोर्शनेट पावर होती है ओवर राज्यसभा। तो अगर जिस की भी सरकार है, जिसकी मेजोरिटी है लोकसभा में, वो इजीली इसको पास करवा सकता है। सिर्फ स्पीकर को ये सर्टिफाई करना होता है कि बिल मनी बिल है कि नहीं है। तो एक तरीके से राज्यसभा को बाईपास किया गया क्योंकि वहां मेजोरिटी नहीं थी उस वक्त की गवर्नमेंट की। ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सिटीजंस फंडामेंटल राइट टू नो को इन्फ्रिंज करते हैं। हर सिटीजन को यह अधिकार है
राइट टू नो का कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सी कंपनी फंड कर रही है, सो दैट वी कैन मेक अप्रोप्रिएट चॉइसेस। और कहीं भी क्विड प्रो को जो होता है कि आप पैसा हमें दे दीजिए, आपका हम कोई प्लांट है या फिर कोई लैंड एक्विजिशन है या कोई रेगुलेटरी हर्डल्स है उसको हम क्लियर करा देंगे, तो क्विड प्रो को नहीं होना चाहिए। ये एक लीगलाइज करप्शन वाला जो कंसेप्ट है ये नहीं होना चाहिए। मोreover, electoral bonds provide no details to citizens or anonymity does not apply to the government of the day. This was also problematic कि भाई सिटीजन्स को तो पता नहीं चल रहा किसने पैसा दिया, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं छुपा, एसबीआई से पूछ सकती है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे भी हो सकता है छुपा हुआ हो ये बात, लेकिन गवर्नमेंट को सब कुछ दिख रहा है। और ये एक तरीके से symmetrical point of view से this is not right. Electoral bonds have solely emerged as a vital instrument to both endorse and encourage opacity by not opening the floodgates of indefinite and mysterious donation. और ये जो illicit money है इसको legitimize भी एक तरीके से ये स्कीम कर रही थी। This scheme has the potential to increase black money circulation, money laundering, cross border counterfeiting and forgery। ये भी accusation इसमें आया। ईसीआई ने कहा कि भाई उन्होंने रिकॉर्ड में बात कही कि दैट एनी डोनेशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड हैज बीन टेकन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ रिपोर्टिंग, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया, एंड देयरफॉर इट्स अ रेट्रोग्रेड डिसीजन। ये बेसिकली ओपेसिटी जो है, जो एक कोशिश की गई है एक तरीके से कि ट्रांसपेरेंसी हटाई जाए, ये एक रेट्रोग्रेड डिसीजन है। इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते रहे हैं पिछले 70 साल की हिस्ट्री में, और अब ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ईसीआई ने रिकॉर्ड में कहा है। इनएलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज पैसा इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिल रहा था। इंडिया में मोर देन 1000 पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। तो हम जानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पार्टीज जो नेशनल पार्टीज हैं, कुछ स्टेट पार्टीज हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज। तो ऐसा भी देखा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर बढ़ गया इंडिया में, और इस एक तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाने लगा, क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई और फिर किसी किसी व्यक्ति ने ब्लैक मनी का जो अपना हिस्सा था वो डोनेट कर दिया इस पॉलिटिकल पार्टीज को, तो सिस्टम में आ गया पैसा और वाइट हो गया। इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया कि आर्बिट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लमेटिक है, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने सारा डेटा पब्लिक करने के लिए कहा। तो आप जस्ट जस्ट लुक एट द डेटा, ऐसी कौन सी पार्टीज हैं जिनको पैसा मिला। सो एज पर एसबीआई डिस्क्लोजर 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक जो अमाउंट करोड़ में है, आप देख सकते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। तो टोटल अगर आप देखें 2000 हम 19 से काउंट कर रहे हैं, तो 2 3 5 साल के अंदर अंदर लगभग 10,000 करोड़ रुपए, 9188 करोड़ रुपीस डोनेट किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो रूलिंग नेशनल पार्टी है उसको ये पैसा मिला है। नाउ ईसीआई को भी कहा गया आप भी इसको डिस्क्लोज करें। सो इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम्ड बाय पार्टीज एज पर डिटेल्स डिक्लेयर्ड बाय नेशनल पार्टीज एंड सील्ड कवर टू ईसीआई। तो एसबीआई ने डिस्क्लोजर्स दिए हैं और ईसीआई ने भी डिस्क्लोजर दिए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो पैसा है 6987 करोड़ रुपीस बीजेपी, एआईटीसी, आईएनसी, आप एंड एनसीपी। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन यू शुड नो कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। नाउ जो सेटअप है अगर आप उसको देखें तो मेजॉरिटी ऑफ दैट मनी जो कॉर्पोरेट और बिजनेसेस हाउसेज है 96% आया है। इंडिविजुअल ने सिर्फ 3.09% दिया है, और ये टॉप 10 डोनर्स हैं जो आपके सामने है। इन सबको याद नहीं रखना, हमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन यू शुड नो। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है इसके ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कंटेक्स्ट में ही आप आंसर अपना टिक करेंगे जब आपके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया, जो कोर इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था, कि भाई क्या ये जो कॉर्पोरेट फंडिंग हो रही है, अनलिमिटेड फंडिंग है, कोई इसमें बार नहीं है कि इतना पैसा डोनेट कर सकते हो, कि जो प्रिंसिपल है फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, जो कॉर्नर स्टोन है हमारी डेमोक्रेसी का, क्या ये इससे अंडरमाइन हो रहा है। और दूसरा सवाल कोर्ट के सामने था कि जो एनोनिमिटी है, आप जान नहीं सकते कि किसने पैसा दिया है। एक तरीके से ये जो एनोनिमिटी जो एम्बेडेड है इस स्कीम में, क्या ये वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है कि नहीं करता, ये सवाल कोर्ट के सामने था। तो कोर्ट ने इसके बेसिस पे अपना जजमेंट दिया है। अब कोर्ट क्या रहा है, कोर्ट का कहना है कि भाई एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का
पुराना जजमेंट है ये, सन 2002 में ये जजमेंट आया था। बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो ये एक एडीआर का केस था और पीयूसीएल भी इसमें पार्टी था एक तरीके से। ये तीसरा केस है, 2003 का ये आया था और एडीआर वाला केस 2002 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि वोटर हैव राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स। कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन वोटर के पास होनी चाहिए कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा उसने खर्च किया चुनाव के अंदर, एक्सेट्रा। और यही अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक्सटेंड होता है। तो वोटर ऑल्सो हैव द राइट कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितना पैसा है, उसको डोनेशन किसने दिया, एक्सेट्रा। ये प्रिंसिपल जो कि 2002-2003 के जजमेंट्स में था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और कहा कि पॉलिटिकल पार्टी और ऑल्सो यूनिट, तो ये हमारे सिटीजन का अधिकार है कि वो जाने कि कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, किसने उनको डोनेट किया है। ये प्रिंसिपल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है इस केस के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए कि जो नागरिक है उसको पता हो कि किसने किसको कितना पैसा दिया है, सो दैट दे कैन मेक द राइट चॉइसेस। और इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आप सभी जानते हैं। कैंडिडेट्स पैसा खर्च करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पैसा खर्च करती हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर कोई लिमिट ना हुई। कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास 10 लाख रुपए वो खर्च करने की हैसियत रखता है, तो वो चुनाव लड़ेगा कैसे? तब फेयर और फ्री इलेक्शन तो नहीं होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और उन्होंने फैसला दिया है एक तरीके से। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सरकार कह रही थी कोर्ट के अंदर कि भाई कॉन्फिडेंशियल रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको तो पता ही है कि किसने पैसा किसको दिया, आप एसबीआई से पूछ सकते हो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और जो जनता है उसको बस नहीं पता है इस पूरे लूप में, तो दैट इज ऑल्सो दे हैव सिंपली निगेटेड। इस चीज को भी उन्होंने कहा है। डोनर्स राइट टू प्राइवेसी की उन्होंने क्वेश्चन किया है कि भाई डोनर्स को क्यों राइट टू प्राइवेसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इज द की। जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज के सर्कुलेशन की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम हो जाती है और जो ट्रस्ट है लोगों का डेमोक्रेसी के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो बढ़ता है, तो इससे स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अब कॉर्पोरेट फंडिंग को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी एक हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसीलिए कहा कि भाई एसबीआई को बॉन्ड्स इशू नहीं करने हैं और जो भी डिटेल्स एसबीआई के पास अवेलेबल है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उनको सबमिट करना, जो कि उन्होंने सबमिट किया। और हम डेटा देख सकते हैं कि किसने किसके पास पैसा आया, कहां से आया। नाउ इसमें जो टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट एंड टू द सिस्टम, ये बात कही जाती रही है इंडिया में कि इंडिया में जो सेंटीमेंट्स है, जनरल सेंटीमेंट्स हैं, वो एंटी बिजनेस रहे हैं। तो अगर क्विड प्रो को ना भी हो तो इंडिया में जनरली बिजनेसेस को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। हमारी हिस्ट्री रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से, इंडियंस हैव ग्रोन वेरी वेरी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे हरकतें की इंडिया के अंदर कि एंटी बिजनेस हमारे लोग हो गए हैं। सोशलिज्म भी था लगभग 1991 तक, 1947 से आज भी हमारे लोगों के दिमाग में सोशलिज्म वाली जो बातें हैं वो हैं। तो बिजनेसेस को लेके सेंटिमेंट्स इंडिया में नेगेटिव रहे हैं, इसीलिए बिजनेसेस को शील्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी था पब्लिक आई से, कि लोगों को पता ना चले एक तरीके से, ताकि ये जो एक्यूजिशन है क्विड प्रो को के ना लगे। हो सकता है क्विड प्रो को ना भी हुआ हो, पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट ना दिया हो, लेकिन फिर भी कोर्ट का ये मानना था कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म में इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सही रहेगी। आपको शॉर्ट टर्म चीजें नहीं देखनी चाहिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक इन दिस प्रीलिम्स। The next topic is gendered impact of climate change. This is a very significant topic. Climate change is upon us. Climate change is real. Climate change is dangerous. It is impacting society, economy, the human civilization and the planet in a very negative way. हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जेंडर्ड इम्पैक्ट की, कि कैसे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो जेंडर एक जो डायमेंशन है उसको परमिएट करता है और कैसे महिलाएं ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट वे में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको झेलेंगी, झेल रही हैं, आने वाले समय में और भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये जीएस पेपर 1 सोसाइटी का एक टॉपिक है, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है, जीएस पेपर 4 एथिक्स का भी एक हिस्सा है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। आर्टिकल जो है वो छपा है हिंदू में, डॉक्टर स्वामीनाथन ने इसको पब्लिश किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली शी इज पुटिंग स्पेसिफिक आइडिया और द आर्गुमेंट कि भाई क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो क्लाइमेट क्राइसिस है क्या? लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट में चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड
बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है। तो ग्लोबल मीन टेम्परेचर कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल बढ़ गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट कह रही है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूएन की साइंटिफिक बॉडी है, उनका ये कहना है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज है उनकी साइंटिफिक बॉडी है। इनका कहना है कि 1.11 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर बढ़ा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एसोसिएटेड इश्यूज निकल के आ रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, हीट वेव हो रही है, ड्राउट हो रहा है, ये सब आप नोट कर सकते हैं। हीट वेव हो रही है, हीट वेव के बारे में कुछ दिनों पहले हमने बात भी की थी, ड्राउट हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, वाटर स्ट्रेस हर जगह है, एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशियन का, पोल्यूशन हो रहा है, हर तरह का पोल्यूशन आप देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो इंटरलिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे जो इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वाइल्ड फायर हो या फॉरेस्ट फायर हो, ये क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड इश्यूज है। और इसमें एग्रीकल्चर इंडिया की सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। इसमें ये आर्टिकल कह रहा है बेसिकली कि एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का दिखाई देगा, क्योंकि रूरल इंडिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि क्लाइमेट ड्रिवन क्रॉप जो ईल्ड है उनमें रिडक्शन होगा, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, पुअर हाउस होल्ड्स के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड ओनिंग फार्मर्स हैं उनके ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो हर तरीके के इश्यूज हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस है, माइग्रेशन है, इवन सुसाइड ज्यादा होंगे। और जब स्ट्रेस होता है फैमिली के अंदर, तो इंडिया में सोशल सेटअप ऐसा है कि महिलाएं उसको सबसे पहले एक्सपीरियंस करती हैं, तो हेल्थ उनकी वर्सन होगी, मेंटल जो इश्यूज हैं वो क्रिएट होंगे, मेंटल वायलेंस हो, फिजिकल वायलेंस हो। और इसमें वो डेटा कोट कर रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो कि कह रहा है कि वुमेन लिविंग इन ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट आर वेयर मोर अंडरवेट एंड बेसिकली दे एक्सपीरियंस मोर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो हस्बैंड होते हैं उनके साथ वायलेंस, एंड हैड अ हायर प्रेवलेंस ऑफ गर्ल मैरिजेस। सो इस तरह से वो डेटा को कोट कर रही हैं, और ये कह रही है कि एक्सट्रीम इवेंट्स जो हो रहे हैं, चाहे वो फ्लडिंग हो, ड्राउट हो, साइक्लोन्स हो, ये सब कुछ बढ़ रहे हैं, और इसका इफेक्ट जो है 75% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स पे हो रहा है, पर्टिकुलरली पुअर रीजन्स में, जिसमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर इसका दिखाई दे रहा है। शी इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट कि पिछला जो डिकेड था बहुत ज्यादा वर्ष था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हीट वेव। और अभी का डेटा मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि जो मार्च 2024 अभी जो निकला है पिछला महीना, दैट वाज द वार्मेस्ट मार्च ऑन रिकॉर्ड। और हर तरीके का जो रिस्क है बच्चों को, महिलाओं को, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो, ये आपको देखने को आने वाले समय में मिल रही हैं अभी भी। So she is saying that women should be at the center stage. There should be a policy element जो उनको टारगेट करे, उनके इश्यूज को टारगेट करे, जो कि क्लाइमेट चेंज से निकल के हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वाटर शॉर्टेज हो, हीट वेव हो, या फिर जितने भी जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं मैंने आपके सामने लिस्ट किए। ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। देन शी सजेस्टिंग ऑल रेमेडीज, द सजेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या वो बात कर रही हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज है, स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उसमें इसको इंटीग्रेट किया जाए। तो आई विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स क्लाइमेट चेंज 2014 की, उसमें कैटेगोरिकली ये कहा था कि जो डिफरेंसेस हैं वल्नरेबिलिटीज में, एक्सपोजर, क्योंकि 9 नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स और फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटीज जो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर हैं, चाहे वो एक्सेस टू एजुकेशन हो, एक्सेस टू हेल्थ हो, एक्सेस टू असेट्स हो, जैसे बहुत सारे इंडिया में जो प्रॉपर्टी हो महिलाओं के नाम पे नहीं होती। तो ये जो इश्यूज हैं, ऑलरेडी इनइक्वालिटीज हैं इनकी वजह से, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो, रेस हो, लिंग्विस्टिक हो, रिलीजियस हो, ऑलरेडी इनइक्वालिटीज हैं। और इसका क्लाइमेट चेंज जब इन इनइक्वालिटी से रिएक्ट करता है तो उसका इम्फेक्ट भी जो ज्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन होते हैं उनको ज्यादा होता है। सो पीपल हु आर सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, इंस्टीट्यूशनली मार्जिनलाइज्ड है, जैसे महिलाएं हैं, तो उनके ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ये बात आईपीसीसी की रिपोर्ट में थी। और जेंडर गैप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दुनिया भर में, इंडिया में भी, तो उसके बारे में बात कही गई। ऑल ऑफ दिस यू कैन नोट। 80% of the people displaced by climate change are women. Women earn 24% less than men and hold only 25% of administrative, managerial position business world. ये inequality है। 9 out of 10 countries have laws impeding women's economic opportunities.
2 million women and children for a minute die prematurely due to illness caused by indoor air pollution, smoke, जो खाना बनाते समय स्मोक निकलता है, चूल्हा होता है जो। सुनामी में 70% ऑफ द पीपल हु डाइड, 2004 में जो मैसिव सुनामी आई थी वो महिलाएं थी। हरिकेन कैटरीना 2005, इसमें हमें अफ्रीकन अमेरिकन पर्टिकुलरली वुमेन को इफेक्ट ज्यादा पड़ा, और उनके पास फंड्स नहीं होते, एसेट नहीं होते ताकि कि वो जो वेदर रिलेटेड लॉस और अडॉप्टेशन टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर फोकस कर सकें। ना सोशल कैपिटल है ना पॉलिटिकल कैपिटल है, तो एक तरीके से बहुत ही उनकी जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है। इफ ऑल कंट्रीज टू मैच द प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर पैरिटी इन द रीजन वी नीड मोस्ट रैपिड इंप्रूवमेंट जेंडर इक्वालिटी। लगभग $12 ट्रिलियन जो पैसा है डॉलर, वो एनुअल जीडीपी ग्रोथ में ऐड हम कर सकते हैं अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो जेंडर गैप इज रियल, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और जेंडर गैप इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव। ये बात स्पेसिफिकली हमें दिमाग में रखनी है। इसके ऊपर एक सवाल भी मेंस में पूछा जा सकता है। नाउ क्या हम कर सकते हैं टू डील विद दिस? तो आर्टिकल सजेस्ट मेनी इश्यूज लाइक वर्किंग एट द विलेज लेवल, वर्किंग एट द पॉलिसी लेवल, NAPCC, SAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कैसे वाटर शॉर्टेज को आप डील कर सकते हो एट द पंचायत लेवल, और चेंज ऑफ टाइमिंग फॉर आउटडोर वर्क, स्कूलिंग, रूम्स, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि जो हीट स्ट्रोक से जो डेथ्स होती हैं जिनमें महिलाएं काफी बड़ा हिस्सा है उसको डील किया जा सके। ये ऑल्सो शी इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे हमको जो पेरिस एक्शन प्लान है उसके ऊपर काम करना है। लेकिन इसके अलावा भी आप सजेशंस लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल गवर्नमेंट्स और NGOs के लिए डिफरेंट लेवल पे ये सब क्या कर सकते हैं टू डील विद दिस इशू। तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपको बढ़ाना है लोकल कम्युनिटीज में, ऑल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन एंड प्लानिंग। ऑफिशियल पार्टी डेलीगेट्स में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जो वुमेन स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकें। इंटरनेशनल रिजीम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स दैट टेक वुमेन स्पेसिफिक नीड इनटू अकाउंट। फंडिंग जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रीमलाइन करना है। पब्लिकली अवेलेबल और रेगुलरली अपडेटेड ऑनलाइन डेटाबेस होना चाहिए UNFCCC प्रोसेस में जो महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो उसके ऊपर। नेशनल गवर्नमेंट्स के लिए कहा गया कि भाई फंड, create, fund and implement national plans that are gender sensitive and gender responsive. Support equal access, control distribution of benefit of men and women. Analyze and understand levels of vulnerability, resilience, autonomy. जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम है उनको एक्टिवली इंप्लीमेंट करना और लोकल नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। NGOs जो कि काफी बड़ा हिस्सा है आज हमारी पॉलिसी मेकिंग में, उनके लिए भी सजेशंस हैं कि भाई वुमेन एक्सेस जो लैंड ओनरशिप है उसको प्रमोट करें, कैपिटल, टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी, टूल, इक्विपमेंट, ये सब कुछ उनको अवेलेबल कराएं। इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्क को रिकॉग्नाइज करें। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वुमेन एक्सेस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड कार्बन फंड, ताकि वो अडॉप्टेशन और रेजिलियंस के ऊपर काम कर सके। तो इंडिया की जो पॉलिसी है, हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसमें ये जो जेंडर एस्पेक्ट है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके अलावा आप कोड कर सकते हैं सेंडाई जो फ्रेमवर्क है ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030, इसमें भी जेंडर जो एलिमेंट है उसको लाया गया। इसके अलावा you can also bring the SDGs, Sustainable Development Goals, इसमें भी जो जेंडर इनइक्वालिटीज है उनके ऊपर काम करने की बातें की गई है। सो ये जो इशू है ये बहुत ही क्रिटिकल है। GS पेपर 1 में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर सवाल पूछा जाए। नाउ द प्रीलिम्स। नॉर्मल मानसून प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2024 में। स्काईमेट एक प्राइवेट एजेंसी है, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि भाई इस साल का मानसून नॉर्मल होगा, which is very good for Indian economy. Farmer across India have been in turmoil with the Pacific-borne El Nino phenomena, जिसकी वजह से इंडिया में ड्राउट होता है। 2015-16 में जो ड्राउट हुआ था, जो सूखा पड़ा था, उसकी बहुत बड़ी वजह एल नीनो था। उस वक्त बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई थी, रूरल डिस्ट्रेस हो गया था, फूड इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया था। तो ये एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम थी, हमारे रूरल इनकम जो है वो गिर गए थे इसकी वजह से। सो दिस ईयर इज द एल नीनो ईयर। पिछले 3 सालों में ला लीना था जिसकी वजह से मानसून काफी अच्छा हो रहा था, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि इस बार अल नीनो होगा और रेनफॉल कम होगा, जिसकी वजह से हमें और भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। लेकिन गुड न्यूज कि भाई मानसून नॉर्मल होगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 102% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA जो कि 868 mm है, इंडिया में मॉडल 5% लिया जाता है, इसका एस्टीमेट कैलकुलेट
कर रहा है। इंडियन जो स्टेट रन आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनका जो फोरकास्ट है वो अभी नहीं आया है। विद इन फ्यू वीक्स दे विल इशू द फोरकास्ट। नाउ दिस इज सिंपल न्यूज, बट आई वांट यू टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आप देखें कि टोटल रेनफॉल और रेनफॉल डिपार्चर जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे इंडिया में कितना है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा सिम्टम ये भी है कि जो मानसून है, अगर आप देखें टोटल रेनफॉल में बहुत ज्यादा डेविएशन आपको नहीं दिखाई देगा। ऑब्वियसली 15-16 ये ड्राउट ईयर थे। अगर आप देखें तो इंडिया में रेनफॉल में बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं देखा जा रहा। 2018 के बाद अगर आप देखें तो दैट इज वेरी गुड। ये जो ग्राफ है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन जो चीज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो ये हो रही है कि ड्यूरिंग मानसून पीरियड नंबर ऑफ रेनी डेज आर डिक्लाइनिंग। तो जो पानी है पहले मेजोरिटी ऑफ इट मानसून के समय गिरता था, लेकिन अब ये पानी बिन मौसम बरसात जिसे हम कहते हैं, प्री मानसून और पोस्ट मानसून भी बारिश होने लगी। तो पूरे साल में टोटल रेनफॉल पे बहुत डेविएशन नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये प्री मानसून जो है और जो पोस्ट मानसून है, इसको आप देखोगे कि ये बड़ा होता जा रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, जहां मेजोरिटी ऑफ वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर में है, और वो जहां 55% हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इरिगेटेड नहीं है, वो मानसून डिपेंडेंट है। अगर मानसून चेंज होता है तो इसका इफेक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। लॉन्ग टर्म एवरेज से जो डिपार्चर है उसको भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिपार्चर नहीं है साल भर की अगर हम बात करें, लेकिन मानसून के जो फेज है उसमें डिपार्चर आपको दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा टेक अवे है, और जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दूसरा टॉपिक है पीटर हिग्स गॉड आर्टिकल। सो पीटर हिग्स, द नोबेल लॉरिएट, हैव सिंपली पास्ड अवे, एंड this is a very big loss for the scientific community of the world in a way। और मिस्टर हिग्स, पीटर हिग्स, ये नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने गॉड पार्टिकल का जो एक इमेजिनेशन एग्जिस्टेंस का, ही हैज डन इट इन 1964 इटसेल्फ, और 2011-12 में इसकी डिस्कवरी की गई और बाद में इनको नोबेल प्राइज से बेसिकली अवार्ड किया गया। सो रिमार्केबल इंडिविजुअल, ट्रूली गिफ्टेड साइंटिस्ट हैज सिंपली पास्ड अवे। सो कंडोलेंसेज। इसके अलावा अगर आप देखें कि सवाल आपसे पीटर हिग्स के ऊपर ना पूछा जाएगा, लेकिन गॉड पार्टिकल के ऊपर जरूर पूछा जाएगा। सो गॉड पार्टिकल है क्या? फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स में एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड मॉडल है जिसमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो थ्योरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में किया गया 1960s में, पर्टिकुलरली 1964 में फॉर एग्जांपल गॉड पार्टिकल का थ्योरेटिकली स्टैब्लिश किया गया, लेकिन इसका इंपीरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं था। अब जो स्टैंडर्ड सिस्टम है फिजिक्स के अंदर, उसमें हम बात करते हैं 4 टाइप ऑफ फोर्सेस की। देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो मोस्टली ये जो सवाल है निकल के आया वो ये है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर। ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि व्हाट इज मैटर। सो अगर आप बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाओगे तो एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिलेगा कि मैटर इज समथिंग व्हिच हैज वॉल्यूम एंड मास। मास और वॉल्यूम की बात यहाँ पे की जाती है। मास है और वॉल्यूम है तो मैटर उसको हम बोलते हैं। तो मास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। व्हाट सिंपली क्रिएट मास इन ए पार्टिकल, ये सवाल फंडामेंटल एक क्वेश्चन है जो फिजिक्स के अंदर पूछा गया। इसके लिए यूनिफाइड थ्योरी दी गई फिजिक्स की, standard model of physics which predict the existence of hypothetical ubiquitous field called the Higgs field। Higgs field है क्या? This field is believed to impart mass to fundamental particles through a mechanism called Higgs mechanism। तो ये field है जो exist करती है, ubiquitous है ये field एक तरीके से, और जो particles हैं वो interact करते हैं इस field से। This is an open pervading field basically which is present throughout the universe। और जो पार्टिकल्स हैं इससे इंटरेक्ट करते हैं, जितना ज्यादा किसी पार्टिकल का इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा वो मास एक्वायर करेगा। सो हिग्स बोसॉन इज हाइपोथेटिकल पार्टिकल एसोसिएटेड विद हिग्स फील्ड। पॉपुलर नेम जो है वो गॉड पार्टिकल का, एक बुक थी नोबेल लॉरेट लियोन लेटरमैन की, उन्होंने इसको दिया था। और एक्सपेरिमेंट्स जो है लार्ज hadron कोलाइडर CERN फ्रांस में किया गया। दिस इज लार्ज hadron कोलाइडर, ये मोर देन $20 बिलियन प्रोजेक्ट है। साइंटिस्ट 2012 में साइंटिस्ट FCRN अनाउंस कि उन्होंने डिस्कवरी की। तो 1964 में प्रेडिक्ट किया गया
2012 में एम्पिरिकली इसको टेस्ट किया गया और हमारे पास रिजल्ट्स आए। तो हिग्स, पीटर हिग्स has played a very important role in this path breaking discovery. The third topic is Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. तो IPEF was launched in May 2022. Currently 14 इसमें पार्टनर कंट्रीज हैं। अभी इसका एक क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया, इसलिए न्यूज में है। बेसिकली इस फोरम कॉल्स फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स टू शोकॉस इंडियन इन्वेस्टेबल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऑन EV सोलर। This forum aims to mobilize investment to sustainable infrastructure, climate technology, renewable energy projects. तो ये जो 14 कंट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपसे प्रीवियस सवाल पूछा जा सकता है। इसके 4 पिलर्स हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। Basically advancing resilient, sustainable and inclusive economic growth, and basically this aims to contribute to cooperation, stability and prosperity in the region. इसके लिए आपको देखना होगा इसका मैप, IPEF का अगर आप मैप देखें ये कंट्रीज हैं। अब ये जो सारी कंट्रीज जो इसका हिस्सा है ये इंडो पैसिफिक में लोकेटेड है। सो बेसिकली ये जो पैसिफिक ओशन है और ये जो इंडियन ओशन है, ये कंट्रीज दे आर स्ट्रैडलिंग अराउंड दीज टू ओशंस। China has emerged as a very important country, a deputy superpower, the second biggest economy, second biggest military power also in the world. So उनका जो डोमिनेंस है, उनका जो बुलिंग है वो पूरे साउथ चाइना सी हो, इंडियन ओशन हो, हर जगह आप देख उसको पा रहे हैं। और ये शुरुआत होती है कहानी की जब बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ US। उन्होंने एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लॉन्च किया था, जिसको बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और उनके इंडो पैसिफिक पार्टनर के साथ था, इंडिया इसका हिस्सा नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप सिंपली विड्रू, लेकिन उसी वक्त चाइना लेड RCEP नेगोशिएशन वाज मूविंग ऑन। तो रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि कुछ सालों पहले साइन हुआ, जिसमें इंडिया वाज आल्सो ए पार्टनर, बट वी सिंपली डिड नॉट साइन इट, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये बेसिकली चाइनीज जो गुड्स हैं वो हमारे मार्केट्स को फ्लड कर जाएंगे, बहुत ज्यादा चाइनीज इंपोर्ट होने लगेगा, हमारा फिस्कल जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ वो और भी बढ़ जाएगा। तो हमने इसको साइन नहीं किया, लेकिन हमने IPEF को साइन किया है। इसमें भी 4 जो पिलर्स मैंने आपको बताए, इसमें से 3 पिलर में हमें ट्रेड वाले पिलर का हिस्सा नहीं है। तो GDP बाय कंट्री अगर आप देखें, 14 कंट्रीज जो है, दुनिया की 40% टोटल जो GDP है वो इसका हिस्सा है। ये जो 14 कंट्रीज है, 14 कंट्रीज है। और पॉपुलेशन अगर आप देखें दुनिया भर की 32% पॉपुलेशन IPEF का हिस्सा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स है इंडिया के, चाहे जापान हो या साउथ कोरिया हो या US हो या बड़ी इकोनॉमीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया हो इंडो पैसिफिक में, इनके साथ हम पार्टनरशिप करें और एक यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तरफ हम लेके जाएं इसको। तो इसीलिए हमारा पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। That's all for today's class. Thank you for giving your time. I'll meet you again tomorrow.